हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपने जो भी लक्ष्य बनाया उसमें लगे होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निरंतर कंपटीशन देते रहते हैं और उनको उस मन मानी कह सकते हैं या जो भी वो इच्छा करें उस प्रकार की सफलता नहीं मिलती है। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना कर्म करते रहिए, बाकी सब ईश्वर पे छोड़िए। तो आज हम एक नया टॉपिक कंटिन्यूएशन में ही था, बीच में एक टॉपिक छूट गया था, रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी, फंडामेंटलिज्म एंड रिलीजियस रिवाइवलिज्म हमको करना है। इसको कर लेते हैं। ये भी जानना ज़रूरी है क्योंकि मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में समझना रिलीजन को बहुत ज़रूरी है। तो आज इसको करेंगे। ठीक है, शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, फंडामेंटलिज्म इन स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ मीनिंग डिस्क्राइब एन आइडियोलॉजी ऑफ रिलीजियस और अदर सोशल ग्रुप्स विच कॉल्स फॉर एन adherence to literal meanings of sermons or scriptures or doctrines and apply them to all aspects of life। तो इसमें sermon का मतलब होना आप समझ ही रहे हैं आप। ठीक है, scriptures का आ जाना, doctrine इसमें बहुत सारी आ जाती हैं। ठीक है, faith है। ठीक है, ये सारी जो लाइफ, जो जीवन के जितने भी एस्पेक्ट्स बन सकते हैं उनको डील करता हुआ चलता है। फंडामेंटलिस्ट स्ट्रांगली बिलीव इन वन एंड ओनली वन ट्रू एक्सप्लेनेशन। फर्दर एक्सेस टू द एग्जैक्ट करेक्ट मीनिंग इज लिमिटेड टू अ प्रिविलेज्ड फ्यू, यानी कुछ लोगों तक ये सीमित होता है ना, जो प्रिविलेज्ड हैं बेसिकली, विच गिव्स देम इनॉर्मस अथॉरिटी ओवर अदर्स एज इन केस ऑफ प्रिस्ट क्लैरिजी। प्रिस्ट को समझ ही रहे होंगे, जो पूजा करते हैं। Okay, forces of drastic social change are important for emergence of fundamentalism, and fundamentalists erect fundamentalism as a defense against new forces of change. It is relatively a new phenomenon and emerged in the background of threat of modernity and globalization to tradition. तो ये कैसे आया, कैसे इसका उद्भव हो रहा है? तो ये बेसिकली मॉडर्न जो एरा चलता है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें फंडामेंटल्स के फॉर्म में रह जाती हैं, कुछ चीज़ें रिवाइव भी होती, उसी को रिवाइवलिज्म कहा गया। और फंडामेंटलिज्म का मतलब है हर एक रिलीजन के कुछ फंडामेंटल्स हैं वो सेम आपको दिखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे है सत्य बोलना, है ना। तो सत्य बोलना ये हर रिलीजन में आपको मिलेगा। मानवता को बढ़ावा है, ब्रदरहुड यानी भाईचारा को बनाए। कोई धर्म ये नहीं सिखा रहा है कि आप आपस में मार काट करें, आप दूसरे का अहित करें। हर रिलीजन यही आपस में भाईचारे की बात करता है। और देखिए, ये जो अगर आप रिलीजन को ट्रू सेंस में समझने की कोशिश करें धर्म को, तो हाईएस्ट वर्चूज़ को ग्रहण करना, अपने अंदर हाईएस्ट वर्चूज़ का डेवलपमेंट करना, वही धर्म है ना। एक धर्म की डेफिनेशन ये भी है कि जो धारण किया जा सके उसे धर्म कहते हैं ना। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे विचार, अच्छे गुणों को धारण करना भी धर्म है। और जो अच्छे विचार और अच्छे गुण लेकर चलेगा, फिर वो दूसरे धर्म के व्यक्ति को क्यों परेशान करेगा, आप खुद से सोचिए, है ना। समझ रहे होंगे। ठीक है, वेन एवर देर आर ड्रास्टिक चेंजेस इन सोसाइटी एंड चेंज ऑफ पेस which disturbs community life, very often there is a loss of identity and rootlessness among people. In such a situation, people clutch any support for solace. Fundamentalism promises certitude and restitution of an earlier better age. For people, the psychological appeal of this is difficult to resist. Fundamentalism as a concept was first used इसका इस्तेमाल कब पहली बार इसका यूज़ किया गया, यानी इसको प्रयोग में कब लाया गया, ये कब आया, बेसिकली वो बताया जा रहा है 1910 से लेकर के 15 का एक ये समय है, तब आया। व्हेन एनोनिमस, यानी कि उनका नाम नहीं पता, एनोनिमस authors published 12 volumes of literature called the fundamentals। ठीक है, इनका नाम नहीं उजागर हो पाया, लेकिन इन्होंने 12 वॉल्यूम लिटरेचर साहित्य के फॉर्म में दिया, जिसका शीर्षक था द फंडामेंटल्स। In the early 1920s, the print media used this word with reference to the conservative Christian groups in North America who called for a return to the fundamentals of the faith। यही जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कुछ ऐसा समय भी बन जाता है ना, जैसे किसी चीज़ का उद्भव होने वाला तो उसकी परिस्थितियाँ भी उसी प्रकार बनती हैं। तो इन्होंने बेसिकली जो कंजर्वेटिव क्रिश्चियन ग्रुप था इन नॉर्थ अमेरिका, उसने क्या कॉल लोगों को आह्वान कराया, किन चीज़ों के लिए, कि वापस लौटिए। जैसे यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था ना, बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की तरफ लौटिए। तो इन्होंने क्या कहा, रिटर्न टू द फंडामेंटल्स ऑफ द फेथ, यानी कि जो फेथ
जो विश्वास, जो आस्था है आपकी, उसकी फंडामेंटल्स की तरफ लौटिए, रिटर्न करिए, ठीक है। इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स फंडामेंटलिज्म इज एन आइडियोलॉजी विद द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट फीचर्स। इसके फीचर्स जान लेते हैं। फंडामेंटल, पहला है फंडामेंटलिज्म स्ट्रेसेस ऑन द इनफैलिबिलिटी ऑफ अ स्क्रिप्चर। तो स्क्रिप्चर का मतलब होता है हर एक धर्म का अपना स्क्रिप्चर, जैसे कि क्रिश्चियनिटी में बाइबल है ना, जो आपके इस्लाम में आप समझते ही हैं कि कुरान है, हमारी भगवद गीता है हिंदूज़ की, ठीक है। और आप गुरु ग्रंथ साहिब नाम सुना होगा आपने, जो गुरुद्वारा में उनका वाणी उसी को पढ़ा जाता है। उनके यहाँ जो वो किताब है उसी की एक तरह से पूजा होती है ना, जानते होंगे आप लोग। इन ऑल मैटर्स ऑफ फेथ, रिलीजन एंड डॉक्ट्रिन द बिलीवर accept it as a literal historical record. Since the texts are seen as God's own actual words, their meaning is bound to be clear and unambiguous and also changeless. तो देखिए कुरान के विषय में कहा जाता है कि वो किताब ऊपर से आई थी, यानी उसका एक तरह से प्रॉपर कहा, उनकी उसमें लिखा हुआ है कि वो उतरी थी किताब, एक चादर थी उसमें, ठीक है, उसी में वो किताब रखकर नीचे आई थी। हर एक फेथ के अपने अपने, जैसे हमारे यहाँ श्रीमद् भगवद गीता को कहा जाता है कि भगवान ने स्वयं उसको कहा है, ठीक है। तो जब भगवान स्वयं कहते हैं तो वो एक विशिष्ट ग्रंथ हो ही जाता है, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड फंडामेंटलिस्ट assert that all aspects and areas of life are to be governed by true revealed religion as embodied in the original text. God's words and law are to be the basis of society. मैंने भी कुछ दिन पहले डिवाइन लव करके किताब पढ़ी। तो बेसिकली जो ऑथर हैं वो मुस्लिम हैं, लेकिन उन्होंने इतनी खूबसूरती से लिखा है कि मतलब आप उस किताब के मुरीद हो जाएंगे। एक बार भी कोई पढ़ ले तो मतलब आप यू विल फॉल इन लव, जिसे कहा जाता है ना, कि आप प्यार में उस किताब के प्यार में आप पड़ जाएंगे, ऐसा है, ठीक है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आई रिकमेंड दैट। तो इसमें यही बता रहे हैं कि जहाँ पे गॉड्स के ही वर्ड्स आ जाते हैं, जहाँ पे उनका ही कहना हमें मिल जाता है, यानी उनकी शिक्षाएं हमें जब डायरेक्ट मिल जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली एक फेथ डेवलप हो जाता है। और मेरा ये मानना है, आप किसी चीज़ को नियम से जब करते हैं तो निश्चित ही उसके परिणाम अच्छे आते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ाई भी रिलीजियस फॉर्म में करिए, यानी कि जैसे बाकी सारी चीज़ें आप करते हैं उसको उसी तरह लीजिए। रोज़ कम से कम 2 घंटे पढ़िए तो आपको बेनिफिट होगा ही होगा। आगे देखिए तो क्या कह रहे हैं, मोर स्पेसिफिकली द फंडामेंटलिस्ट अटैक द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड स्टेट एंड देयरफॉर द आइडिया ऑफ सेकुलर स्टेट। सिमिलरली द फंडामेंटलिस्ट इंसिस्ट ऑन रिलीजियस कंट्रोल ओवर एजुकेशन। समझ गए, कुछ ज़्यादा समझाने वाला नहीं है। थर्ड पॉइंट है, द फंडामेंटलिस्ट डोंट बिलीव इन द इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स or for how can false religion be treated as equal to the true religion or given the liberty to preach or practice falsehood। तो फंडामेंटलिस्ट ये मानते हैं कि सारे रिलीजन की इक्वालिटी पे हम नहीं मानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी झूठी बातें भी आ गई। तो एक झूठ और सच का कैसे मिलान हो सकता है, ठीक है, कैसे हम फॉल्सहुड यानी झूठ को बढ़ावा दे सकते हैं, इस तरह से उनका मानना है। फोर्थ है, इट इज़ अपोज टू रीजन, रैशनलिज्म, ह्यूमैनिज्म एंड सेकुलरिज्म। ये अपोज करता था इन सारे ऑस्पेक्ट्स को। फिफ्थ है, द फंडामेंटलिस्ट आर ऑल्सो प्रैक्टिकल पीपल एंड दे ट्राई टू पर्स द वे ऑफ लाइफ ऑफ ऑल इम्प्योरिटीज़, है ना। दे रिजेक्ट ऑल करप्ट लाइफ स्टाइल। तो जितनी भी गलत चीज़ें हैं लाइफ स्टाइल में, उनको अलग तरह से रिजेक्ट करता है ये बेसिकली ऐसे जो इसको मानने वाले लोग, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज स्वामी दयानंद क्रिटिक ऑफ द ट्रेडिशनल सुपरस्टिशन फिल्ड वे ऑफ लाइफ। तो स्वामी विवेकानंद का नाम आपने सुना होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आपने सुना होगा। तो ये बहुत बहुत बड़े प्रीचर थे, ठीक है। ये अपने टाइम के बहुत ही विख्यात भी थे, क्योंकि इनकी टीचिंग्स इतनी ज़बरदस्त, इतनी इनफॉलिबल कहा जाता है, यानी उसका कोई काट था ही नहीं, ऐसा वो बोलते थे। तो इनका ही कहना था कि सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास की कोई जगह नहीं होनी चाहिए किसी के भी जीवन में, ठीक है, ओके। मौदूदी characterize the present Muslim way of life is ignorant and भिंदरवाले called the fallen Sikh who shave off their beards, cut their hair and do not observe the traditional Sikh way of life। तो इसमें देखिए मान्यताएं को एक तरह से तोड़ना, जैसे कि जो आपके सिख्स होते हैं, जो सिख जन होते हैं वो दाढ़ी रखते हैं, बाल सर पे रखते हैं ना, तो उन्होंने ये जो थे भिंदर वाले, तो उन्होंने ये सारी चीज़ों को हटाया, यानी इन्होंने बाल भी काट लिए, दाढ़ी भी
हटा दी इस तरह से। तो जो ट्रेडिशनल सिख वे ऑफ लाइफ थी उसको एक तरह से चैलेंज किया। दस फंडामेंटल मूवमेंट्स आर नॉट ओनली अबाउट रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस बट लाइफ स्टाइल जनरली। तो उन्होंने कहा केवल बिलीव्स पे ही वो आघात नहीं कर रहे थे बल्कि लाइफ स्टाइल पे भी वो एक तरह से चोट पहुंचा रहे थे कि ये क्या फालतू का लगा रखा है, उनके अकॉर्डिंग था। ठीक है, किसी की मान्यताओं को ना डिस्टर्ब करते हुए मैं केवल पढ़ा रही हूँ जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग, तो कोई भी इसमें हर्ट नहीं होगा, कोई भी ऑफेंड नहीं होगा। ओके, 6th पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू टी.एन. मदान फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट्स आर ऑफ अ कलेक्टिव कैरेक्टर, यानी कलेक्टिव कैरेक्टर था इसका। दे आर ऑफन लेड बाय कैरिज्मेटिक लीडर्स हु आर यूजली मैन। तो इसमें ज़्यादातर मैन ही इस तरह के मूवमेंट्स को चला रहे थे, फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट को चला रहे थे। इसमें कैरिज्मेटिक लीडर्स थे जो कि ज़्यादातर फीमेल नहीं थे, ज़्यादातर मेल्स थे, फीमेल का इसमें बहुत ज़्यादा नहीं था, मतलब हो सकता पीछे वो हों, फ्रंट में ना रही हों। ठीक है, thus the 1979 Iranian movement was led by Ayatollah Khomeini and Sikh fundamentalist upsurge was led by Sant भिंद्रनवाले लिखा हुआ है इसमें। इन ए मेजर स्टडी टाइटल्ड, एक स्टडी की गई, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिलीजन 2003 की स्टडी है। गैब्रियल आलमंड एंड अदर्स have noted that different religious groups in different countries are moving towards fundamentalist ideology for different reasons. It is also noted that the political leaders across the world have also grown less vocal in their criticism of fundamental groups in recent times. ठीक है, victory of Donald Trump in 2016 US presidential elections is one such instance. Similarly, victory of the right-wing parties in Europe in the recent elections also support the फंडामेंटलिस्ट थीसिस। तो ये देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया कि जब ट्रम्प की 2016 में जीत हुई तो वो भी एक तरह से फंडामेंटलिस्ट ही इनको माना जा रहा है, और यूरोप में भी इलेक्शंस जो हुए उसके बारे में कहा जा रहा है कि एग्जाम्पल के फॉर्म में कहा जा रहा है कि ये सब क्या है, फंडामेंटलिस्ट हैं। ग्रोथ ऑफ इस्लामिक फंडामेंटलिज्म इज अनदर इंस्टेंस इन विच इज सीन एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूमरस फैक्टर्स इंक्लूडिंग द हिस्टोरिकल क्रिश्चियन एंड मुस्लिम पावर स्ट्रगल इन एशिया and Europe in Middle Ages, colonialism which led to the retreat of Islam from many European areas, American wars in Afghanistan जानते ही होंगे, इराक एंड मॉडर्नाइजेशन। तो ईरान इराक में ISIS देखिए क्या कर रहे थे, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, बहुत ही अलग तरह का उनका सोचना है जो कि अच्छा नहीं है। There was seen as catastrophic for Islam, and their inability to check the spread of Western culture in the late 19th century led to the reform movements to restore Islam to its original purity and strength. Restoration of Islamic rule and implementation of Sharia rule in many countries like Iran is a reflection of this trend. तो शरिया रूल बहुत सारी कंट्रीज़ ने ले लिया था, फॉलो कर लिया था। ठीक है, एक तरह से ट्रेंड हो रहा है, नया नए ट्रेंड्स बन रहे हैं ना। मैनी टाइम्स सच ग्रुप्स ऑब्जर्व कह रहे हैं कि मैनी अ टाइम सच ग्रुप्स ऑब्सक्योर द रिवाइवलिस्ट एजेंडा एंड इंडल्ज इन वायलेंस एज वेल। तो कह रहे हैं कि बहुत सारे इसमें देखिए वायलेंस भी करने लगते हैं धर्म के नाम पे, तो आप जानते हैं धर्म के नाम पे कितना वायलेंस होता है। राइज ऑफ इस्लामिक स्टेट इन द रिसेंट ईयर्स एज अ ग्लोबल फंडामेंटलिस्ट आउटफिट इज एन एग्जाम्पल। ठीक है, सब बता दिया है मैंने ये चीज़। रूश हैज़ ऑल्सो इन्यूमरेटेड वेरियस फैक्टर्स रिलेट टू द ग्रोथ ऑफ फंडामेंटलिज्म। तो रिवाइवलिज्म कल करेंगे, आज फंडामेंटलिज्म ही कर पाएंगे। ठीक है, तो ब्रूस के अकॉर्डिंग कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसके ग्रोथ में हेल्प करता है, फंडामेंटलिज्म की ग्रोथ में, तो वो जान लीजिए 5 फैक्टर्स हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। तो फर्स्ट इज सेक्युलराइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन हैव अपसेट द ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फंडामेंटलिज्म इमर्जेस एज अ रिएक्शन फॉर रिस्टोरेशन। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे जैसे स्टेट सेक्युलर होता जाता है, मॉडर्नाइजेशन आता जाता है, तो लोग फंडामेंटलिस्ट बनते जाते हैं। ठीक है, सेकंड बताया कि सम religions have greater potential for fundamentalist offshoots. Religions which lack a single authoritative sacred text are less likely to result into fundamentalist tendencies, and plurality of views diffuses the extreme views. Religions with a single text offer an opportunity for ideological cohesion and sense mobilize the people along with the common beliefs. तो कह रहे जहाँ पे केवल एक ग्रंथ एक किताब है, वहाँ पे क्या है, एक ही फेथ को एक ही तरह के लोग हैं। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी किताबें, वहाँ जैसे हिंदुज़म में चूज़ ही करना मुश्किल है, हालांकि वो भगवद गीता को अपनी प्रमुख किताब मानते हैं, प्रमुख ग्रंथ मानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अलग विचार भी रखते हैं। ठीक है, तो वही बता रहे, थ्रेट परसेप्शन और प्रेजेंस ऑफ कॉमन एनिमी टर्न्स द कोहेसिव फीलिंग इनटू टेंजिबल एक्शन ऑन द ग्राउंड। फॉर एग्जांपल, ज्यूज इन इजराइल गिव इनसिक्योर
after the Holocaust event and the fundamentalist tendencies developed. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल इन्होंने लिया कि जब कॉमन एनिमी बन जाता है तो भी इस तरह के फंडामेंटलिस्ट अप्रोच डेवलप होने लगते हैं, है ना। जैसे कि इज़राइल जो कंट्री है उसमें जो ज्यूज़ लोग थे, जब उनके ऊपर बहुत मतलब एक तरह से होलोकॉस्ट का मतलब होता है पूरा तरीके से उनको टेक ओवर कर लेना, पूरी उनकी एक तरह से पूरा अपने में ले लेना। मतलब जैसे जानते हैं कि जहाँ जो लोग ज़्यादा फॉलो करने वाले होंगे जिस फेथ को, तो वो चाहते हैं कि वो हमारे फेथ में अलग जो व्यक्ति है उसको वो भी हमारे फेथ में आ जाए, तो ऐसा होता है, तो जो कि अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। तो फोर्थ है, फॉर ग्रोथ fundamentalism requires potential charismatic recruiters as well. For example, Abu Bakr al-Baghdadi in case of Islamic State proved to be such a recruiter. तो इसका नाम आपने सुना होगा, ठीक है। फिफ्थ है, wider political support is also conducive for a thriving fundamentalist ideology. Significant growth of fundamentalist Buddhist organization in Myanmar with the backing of a totalitarian military regime is a case इन पॉइंट। तो आप ये समझ लीजिए जैसे बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस म्यांमार में हैं, है ना, बहुत सारे मिलिट्री रेजीम्स आप देखेंगे बहुत सारी कंट्रीज़ में होता है। बहुत सारे जब पॉलिटिकल सपोर्ट किसी एक विचारधारा को मिल जाता है तो वो एक तरह से फंडामेंटलिज्म को प्रमोट कर देता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। कल हम करेंगे थोड़ा सा रिवाइवलिज्म और फंडामेंटलिज्म और कम्युनलिज्म में क्या डिफरेंस है, क्या उसमें अंतर है, वो भी आगे की क्लासेस में हम करेंगे। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से पढ़िए, डोंट टेक बर्डन एंड हैव अ नाइस डे।